हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल थर्ड आई क्लासेज में। दोस्तों मैं प्रवीण कुमार और आज आप लोग को पढ़ाऊंगा एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्तक। दोस्तों इससे रिलेटेड मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जिससे आपको एलसीएम और एचसीएफ से कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, हम लोग बात करते हैं जैसे एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है? क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन क्या होता है दोस्तों? मल्टीपल होता है। अगर हम बात करें एचसीएफ का, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और लिस्ट कॉमन मल्टीपल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। क्या कहते हैं दोस्तों? लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उसे हम लोग कहते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। और इसी को हम छोटा रूप में क्या कहते हैं? लस कहते हैं। ल स, यहाँ से ल का क्या कहते हैं? ल, और यहाँ समापवर्तक का स। और इसी को हम लोग शार्ट रूप में क्या कहते हैं? म स, यानी कि म इसका और स इसका, यानी कि म स हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से अब हम लोग समझते हैं कि जो एलसीएम होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों इसका नाम लघुत्तम समापवर्तक है, और बाद में हम लोग देखेंगे क्यों इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्यों इसका नाम महत्तम समापवर्तक क्यों पड़ा है। हम बात करेंगे सबसे पहले समझने के लिए मल्टीपल समझेंगे, यानी कि अगर एलसीएम आपको समझना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि मल्टीपल क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, मल्टीपल, यहाँ से जो मल्टीपल है तो मल्टीपल को हम लोग जानते हैं एक और नाम से, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? गुणज। क्या कहते हैं? गुणज। और गुणज का एक और नाम है, क्या है? यहाँ से अपवर्त्य। क्या है? अपवर्त्य। तो सबसे पहले मल्टीपल के बारे में समझेंगे। तो मल्टीपल को हम लोग गुणज भी कहते हैं और अपवर्त्य भी कहते हैं। अब ध्यान से देखिए अपवर्त्य क्या होता है। मान लीजिए किसी भी संख्या का अपवर्त्य, मान लीजिए संख्या 6 है, इसका अपवर्त्य आपको बताना है। तो सिंपल से समझिए कि 6 का अपवर्त्य वह संख्या होगी जो 6 से पूर्णतः डिवाइड होगी। 6 के वे सभी संख्याएं जो 6 से डिवाइड हो वो 6 के क्या कहलाएंगी? अपवर्त्य कहलाएंगी, यानी 6 के गुणज कहलाएंगी। हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि 6 का जो पहाड़ा जो हम लोग पढ़ते हैं, तो जो संख्याएं आएंगी वे सब कहलाएंगी 6 के क्या कहलाएंगी? अपवर्त्य कहलाएंगी। जैसे 6 6 को काट देगा, यानी 6 का अपवर्त्य 6 भी हो गया। 12 भी काट देगा, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30, 6 छः 36, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48, 6 नवा 54। इसी तरह करते करते और ये ज़्यादा जाएगा। 6 का जितना बार गुणा कर देंगे ये क्या करेगा? 6 का अपवर्त्य कहलाएगा। और हम बात करें कि 8 का अपवर्त्य क्या होगा दोस्तों? 8 का अपवर्त्य यदि हम देखें तो 8 का अपवर्त्य क्या होगा? 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 पाँचे 40, 8 छक 48, 8 साते 56, 8 64, 8 नवा 72। ऐसे ऐसे क्या करेंगे? चले जाएंगे, आराम से हो सकता है। मैं आपसे कहूं कि 6 का अपवर्त्य ए दिया है, 8 का अपवर्त्य ए दिया है। मैं आपसे कहूं कि 6 और 8 में समान अपवर्त्य कौन कौन सा है, यानी कि दोनों में कौन समान अपवर्त्य है, आप देखिएगा। तो यहाँ से जो देखिए, यहाँ से क्या मिल रहा है? 24। पहले बात, दोनों में क्या है? 24 है, यानी दोनों में 24 कॉमन हो रहा है। और क्या हो रहा है? यहाँ से देखिए क्या है? यहाँ से 48 भी कॉमन हो रहा है। यहाँ से क्या? 48, यानी कि 6 और 8 का क्या हो जाएगा? कॉमन अपवर्त्य कौन हो जाएगा? यानी दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में हो, तो 24 और 48। तो यहाँ से देखेंगे 6 व 8 का समान अपवर्त्य, समान अपवर्त्य कौन कौन सा हो इसमें दिया है? समान अपवर्त्य कौन कौन सा है? एक तो है हमारा 24 और एक तो 48 है। इसी तरह और आगे तक चलता जाएगा। संख्या इसको भी बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ाएंगे तो और कॉमन मिलेगा, तो ये आगे और चलता जाएगा। तो मुझे एक बात आप बताइए
क्या 6 और 8 का समान अपवर्त सबसे अधिक वाला हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं? सबसे अधिक वाला ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सबसे कम वाला ज्ञात कर सकते हैं। अधिक वाला क्योंकि और आगे चलता जाएगा तो और संख्याएं आएंगी, लेकिन सबसे कम वाला ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे कम वाला ये क्या है? 24 है। तो यहाँ पर एक बात हम लोग लिख सकते हैं कि 6 व 8 का सबसे छोटा समान अपवर्त्य सबसे छोटा समान अपवर्त्य कौन कौन सा है? सबसे छोटा समान अपवर्त्य कितना है? 24 है। ये क्या है? सबसे छोटा समान अपवर्त्य क्या है? 24 है। आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से क्या कॉमन मल्टीपल कौन है? सबसे छोटा कौन है? 24 है। अब ध्यान से देखिए, सबसे छोटा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। सबसे छोटा को क्या कहते हैं? लघुत्तम कहते हैं। लघु मतलब होता है छोटा, तो सबसे छोटा तो यानी कि लघुत्तम। छोटा से छोटा, सबसे छोटा क्या होता है? लघुत्तम। तो सबसे छोटा को हम एक नाम से जानते हैं लघुत्तम। देखिए, समान अपवर्त्य को जब हम लोग संधि के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समापवर्त्य। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? समापवर्त्य हो जाएगा। तो यहाँ से बन सकता है कि 6 व 8 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है? लघुत्तम समापवर्त्य बराबर कितना दिया है? 24 दिया है। और एक बात हम और बोल सकते हैं कि 6 व 8 का लघुत्तम का ले लेते हैं ल, इसका ले लेते हैं स, लसा बराबर कितना है? 24 है। लसा कितना है? 6 और 8 का लसा क्या है? 24 है। यानी यदि हम परिभाषा देना चाहें लसा का, तो क्या कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं से या दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ से देखेंगे जो 24 है वो 8 से भी विभाजित हो जाएगी। कितना बार में? 8 तरीके 24, और ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। कितना? 6 चौके 24। यानी 6 और 8 का क्या दोनों संख्या सबसे छोटी संख्या 24 है जो दोनों से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझते हैं। देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। सबसे पहले हम समझते हैं फैक्टर के बारे में कि फैक्टर आखिर है क्या। तो फैक्टर जो है, तो फैक्टर को हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। इससे आप लोग अच्छे तरीके से परिचित होंगे। क्या होता है ये? गुणनखंड। और एक नाम से इसे जानते हैं हम लोग अपवर्तक। क्या जानते हैं मेरे दोस्त? इसे कहते हैं अपवर्तक। तो यहाँ से आप देखिए, पहले फैक्टर होता क्या है, गुणनखंड क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए संख्या 6 है। यदि हम इसका गुणनखंड पता करना चाहें तो 6 को जो संख्या भाग दे सकती है वो 6 का गुणनखंड कहलाएगी। 6 को जो संख्या भाग दे सकती है वो 6 का क्या कहलाएगी? गुणनखंड कहलाएगी। यहाँ से देखते हैं, आप कहेंगे 6 को कौन कौन भाग दे सकता है? आप कहेंगे 1 भी दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है और खुद 6 दे सकता है। तो 6 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 6। ये क्या हो जाएंगे? 6 के गुणनखंड हो जाएंगे। मैं एक बात करूं आपसे कि 8 को कौन कौन काट सकता है, तो कहेंगे आपको 8 को 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 4 और यहाँ पे 8। तो 8 के कितने गुणनखंड होंगे? 1 2 4 8। ये सब क्या होंगे? इसके गुणनखंड होंगे। हम बात करेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। क्या कॉमन फैक्टर? दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो मैं आपसे कहूँ कि 6 व 8 में कॉमन फैक्टर कौन कौन है? कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर कौन कौन है? आप कहेंगे कि कॉमन पहले तो 1 मिल रहा है, तो यहाँ से 1 देख लेंगे। फिर से क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। दोनों में क्या है? 2 है। यानी इसका क्या है? 6 व 8 में कॉमन फैक्टर कौन है? 1 और 2 है। तो 2 संख्या कोई भी रहेगी, आप भी समझदार है, जानते होंगे कि 2 संख्या सब 1 से कटती है। इसका मतलब सबका कॉमन 1 होने वाला है किसी भी कीमत पर।
एक तो सबका होने वाला है, लेकिन हम सबसे बड़ा वाला बार बार ज्ञात करने के लिए मेहनत करेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम हमेशा जो गुणनखंड होता है वो दोनों का सबसे बड़ा वाला देखते हैं, यानी कि हाईएस्ट सबसे बड़ा वाला। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 6 व 8 का सबसे बड़ा समान अपवर्तक, यानी कि जो 6 और 8 में सबसे बड़ा समान अपवर्तक कौन है? एक तो 1 है, एक 2 है, इसमें से बड़ा कौन है? 2 है। सबसे बड़ा समान अपवर्तक क्या है? 2 है। अब देखिए सबसे बड़ा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं महत्तम। क्या कहते हैं? महत्तम कहते हैं। सबसे बड़ा को महत्तम कहते हैं। समान अपवर्तक को हम क्या कहते हैं? समान अपवर्तक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 6 व 8 का महत्तम समापवर्तक कौन है? 2 है। 6 और 8 का महत्तम समापवर्तक कौन है? 2 है। एक बात हम सकते हैं कि 6 व 8 का आगे क्या है? म ले सकते हैं और यहाँ से क्या है? स ले सकते हैं। तो यहाँ से 6 व 8 का मसा कितना है? 2 है। यहाँ से लिख सकते हैं 6 व 8 का मसा क्या है? 2 है। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये रहा कॉन्सेप्ट मसा का। सबसे पहले हमने समझा कि अपवर्तक क्या होता है, बाद में अपवर्तक भी कॉमन, दोनों में क्या है? कॉमन अपवर्त कौन कौन सा है। तो मसा का जब परिभाषा आपको देना पड़े तो आप क्या कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संख्या जो 6 और 8 का जो मसा निकला है वो 6 को भी डिवाइड कर सकती है 3 बार में और 8 को भी कर सकती है, यानी 8 को भी डिवाइड कर सकती है और 6 को भी कर सकती है। इसका मतलब 6 और 8 का मसा क्या है? 2 है। एक बात आप ध्यान से देखिए, जो एलसीएम होता है वो संख्याओं से विभाजित होता है, लेकिन मसा क्या होता है? वो संख्याओं को विभाजित करता है। ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। अब हम लोग समझते हैं कि एलसीएम को ज्ञात करने के कौन कौन से तरीके हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें सबसे छोटा नहीं हो सकता है? नहीं, सबसे छोटा तो 1 होता है, हमें सबको पता है। तो 1 हमेशा बताएंगे, 1 तो 1 निकालने में कौन सा दिक्कत है? जो नहीं जान पाएंगे उसको ना जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग देखेंगे लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि। लघुत्तम समापवर्तक की विधि आप लोगों को किसी भी किताब आप उठाएंगे उसमें 2 विधि आपको मिलती है। क्या मिलती है? पहली विधि आपको मिलेगी भाग विधि। पहली विधि क्या मिलती है? भाग विधि, डिवीजन मेथड। दूसरी विधि क्या मिलती है आपको? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि दूसरी विधि आपको यही किताब में मिलेगा। लेकिन मैं तीसरा आपको बताऊंगा जिसे हम लोग कहते हैं लॉजिक मेथड। ये लॉजिक से आप लोग लगाएंगे। लॉजिक मेथड मतलब देखते ही बता देंगे। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसे देखते ही बता देंगे, तो ये हमारा लॉजिक मेथड होगा। तो चलिए बारीक पर आप तीनों को समझिए क्या होता है। पहले हम समझते हैं भाग विधि, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपको 6 और 8 दिया है। पहले छोटी संख्या लेकर समझते हैं सभी विधि को, फिर बाद में बड़े से बड़े संख्या लेकर हम लोग समझेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखते हैं। देखिए भाग विधि का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसको एक कॉलम में ऐसे रख कर हम क्या करते हैं, एक पंक्ति में रख कर इसे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। भाग विधि में होता है। अब भाग देने का मतलब कि 6 और 8 को देखेंगे कि यह किस संख्या से कट सकता है। तो आप देखेंगे तो ये 2 से कट सकता है। 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8। फिर क्या करता है, 2 से कट सकता है। फिर यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2। फिर 2 से कटेगा, यहाँ से ये हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 1। फिर 3 से कटेगा तो हो जाएगा 1। ये हो जाएगा ना। अब हम देखेंगे ध्यान से कि जब इसका जो एलसीएम होगा यानी कि जो लसा होगा वो कितना होगा,
सभी को गुणा कर देंगे। तो यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यानी इनका एलसीएम कितना होगा 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग भाग विधि से करते हैं। जो संख्या दी रहेगी उसे हम लोग एक पंक्ति में करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे किससे भाग जा रहा है। जब तक यहाँ पर नीचा 1 नहीं आ जाए तब तक हम क्या करेंगे, भाग देते जाएंगे। बाद में जो यहाँ पर जैसे जैसे भाग दिए हैं उसका गुणनफल कर देंगे, आ जाएगा एलसीएम। तो ये हमारा रह गई भाग विधि। ऐसा आप लोग करते थे क्लास 6-7 में जब आता था, तो ऐसे आप लोग करते थे, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। अब हम लोग बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है समझते हैं, और इसी क्वेश्चन को समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करते हैं। 6 और 8 को आपको मान दिया है, आपको कर रहा है कि अभाज्य गुणन विधि द्वारा करिए। तो कैसे आप करेंगे, पेपर में तो ऐसे नहीं करेगा, आप किसी भी तरीके से करके आपको टिक मारना है कर दीजिए। लेकिन समझने के लिए मैं बता देता हूं कि अगर एक ऑप्शन आप भूल गए तो दूसरा ऑप्शन आपके पास रहे, तो इसीलिए मैं बता देता हूं 6 और 8 का। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले अलग अलग सबका अभाज्य गुणनखंड करिए। क्या, पहले 6 का करेंगे, तो 6 का करेंगे तो 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो गया। अब 8 का हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 2, 2 से करेंगे तो 1, ये हो गया। अब देखेंगे इसमें से कि एलसीएम फाइंड करना है, तो इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो जो कॉमन दोनों में हो उसका मिलाकर एक ही लिखेंगे। क्या, एक हम लोग लिख देंगे। उसके बाद देखिए इसमें 3 है, इसके 3 नहीं ना है, अगर इसको एक कॉमन मिला है तो उसको 1 लिखेंगे, बाकी जितने लोग बचे हैं उसका गुणा कर दीजिए। यहाँ से क्या करेंगे 3, यहाँ से करेंगे 2 बचा है 2 करिए, यहाँ से बचा है 2 करिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24। देखिए इस विधि से आप कर सकते हैं, उस विधि से भी आराम से कर सकते हैं। इसको भी ध्यान से देखिए क्या है, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करिए। दोनों में देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, ये 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों को एक बार लिखिए, यहाँ पे 2। उसके बाद देखिए जो कॉमन नहीं है उसका बस डायरेक्ट आप गुणा कर दीजिए। इसमें 3 निकला 3, यहाँ पर 2 निकला 2, यहाँ पर 2 निकला 2, तो यानी कि सबका आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को। अब हम देखते हैं यहाँ से थोड़ा सा मैं देख लेते हैं लॉजिक मेथड क्या है। लॉजिक कैसे आप देखते ही कैसे बताएंगे। देखिए 6 और 8 का मान लीजिए आपको निकालना है लसा। तो एक बात आप लोग जानते हैं कि लसा क्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या होती है जो इन दोनों का उसमें भाग चला जाए। तो ये बात समझ लीजिए कि जो लसा होता है वो सबसे बड़ी संख्या की या तो बराबर होगा या उससे बड़ी होगा, कभी इनमें से छोटी नहीं हो सकता है। तो एलसीएम क्या, पहले जो बड़ी संख्या है वहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, क्या बड़ी संख्या पहले लिख लीजिए। उसके बाद 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3। यहाँ पर देखेंगे 8 में 2 तो इसका है लेकिन 3 नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 3 गुणा कर देंगे तो 8 त्रिक 24 आराम से आ जाएगा। समझ में आप लोगों को लॉजिक मेथड मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत सारे तरीके, बड़े से बड़े क्वेश्चन आप आसानी से कर देंगे। और एक डेली लॉजिक मेथड में आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए नया है तो ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपको 10 और 15 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है आपको, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ा वाला लिखना है। क्या करना है, सबसे बड़ा वाला। फिर देखेंगे 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। तो 15 में 5 तो है, 5 3 15, लेकिन 2 नहीं है, 2 नहीं है तो 2 का गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि 10 और 15 का क्या है एलसीएम 30 हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां। तो देखिए ध्यान से, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की भी आपको 2 विधि मिलती है। पहला विधि क्या होता है, पहला विधि आपको होती है भाग विधि। क्या होती है मेरे दोस्त, पहला होती है भाग विधि। दूसरी आपको कौन विधि मिलती है, दूसरी आपको क्या मिलती है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि ये होती है, आपको 2 हर जगह मिलेगा, लेकिन एक लॉजिकल है जो मैं आपको बता देता हूं कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। लॉजिक मेथड क्या है, इसे कहते हैं लॉजिक मेथड, जिससे आपको मैं बताऊंगा लॉजिक मेथड से, या इसे हम और एक नाम से और बताए हैं, इसको कहते हैं डिफरेंट मेथड, डिफरेंस मेथड। अभी आपको समझ में आएगा ये चीज़ें क्या है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बस ध्यान से पढ़ते रहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको आराम से आएगा। देखिए
पहले हम समझते हैं भाग विधि। भाग विधि से कैसे किसी एलसीएम को ज्ञात करेंगे, भाग विधि से। ये तो कक्षा 3-4 से ही करते आ रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है, ये आसान से आपको समझ में आएगा और काफ़ी लोग इसका यूज करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपका 10 और 15 का मान लीजिए आपको निकालना है, क्या है, मसा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले छोटी संख्या ले रहे हैं, बाद में बड़ी संख्या करके देखेंगे। तो आप घबराइए मत, बड़े से बड़े संख्या करेंगे और आए हुए एसएससी में आए हुए उसमें क्वेश्चन हम करवाएंगे पेट में आए हुए, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट देखना है और आपको सीख दे जाना है। देखिए, 10 और 15 भाग विधि से क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े वाले में हम क्या करते हैं, छोटे वाले का भाग देते हैं। तो यहाँ से करेंगे 10 एकम क्या हो जाएगा 10, यहाँ से क्या बचा 5 बचा, और उसके बाद क्या है, यहाँ से भाग देंगे इसमें 10 में, तो कितना 2 बार में जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, एक कट गया, क्या हो गया। अब यहाँ से देखिए, मान लीजिए कि चार लोग क्या करने, चोरी करने जा रहे हैं किसी के घर में। एक बहुत छोटा है, तो सब लोग मान लीजिए कोई पैसा चुरा लिया, कोई गहना चुरा लिया, कोई चीज़ चुरा कर, बॉल कोई गेंदा चुरा लिया, उसमें कोई बैट चुरा लिया, तो सब लोग भाग रहे हैं। 3 लोग जो लंबे लंबे हैं छर्दे वाली डाक जाएंगे, और एक जो है उसमें फंस गया। जब फंस गया तो जब मालिक जब लाइट बार के देखेगा तो वही दिखा, तो क्या होगा, चोर वही कहलाएगा ना, जो देखेंगे मालिक उसी को चोर कहेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में जिसको देखेंगे, भाग तो सब लोगों ने दिया, लेकिन लास्ट में जो भाग दे पाएगा, जिसको आप देखेंगे लास्ट में जो काट दिया, वही कहलाएगा क्या, एचसीएफ। यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे आपको देखना है, यानी कि जो लास्ट में भाग दे पाएगा वही हमारा क्या एचसीएफ। जैसे वहाँ पर लास्ट में जिसको आपने छठ दिवाली पे देखा वही आपका चोर है, उसी प्रकार से लास्ट में जिसको आपने भाग देखते जो काट दिया वही हमारा क्या एचसीएफ है। यहाँ से देखा। अब ये भी बात सही है कि 5 10 को भी भाग दे सका पूरी तरीके से, 5 दूनी 10, और क्या होता है इस 15 को भी भाग दे सकता है। इस प्रकार से हम भाग विधि इस प्रकार से लगाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अभाज्य गुणनखंड जो भी संख्याएं दी रही हैं जिसका आपको ज्ञात करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे अलग अलग उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी पहले 10 का करेंगे, फिर 15 का करेंगे। यहाँ से देखिए 10 का करेंगे, 2 से करेंगे तो 5 बार में जाएगा, यहाँ से 5 में करेंगे 1 बार में जाएगा, यहाँ से करिए 3 बार में 5 बार में जाएगा, 5 से करेंगे 1 बार में जाएगा। अब मसा का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन गुणनखंड हो, क्या, जो दोनों में उपस्थित हो। तो दोनों में क्या की चीज़ है, यहाँ पर देखिए 2 इसमें नहीं है ना, अब देखिए 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ से एचसीएफ बराबर 5। बस देखते ही बता देंगे। आप गुणनखंड करिए और देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो वही क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हम लोग तीसरी विधि की बात करते हैं। तीसरी विधि के बारे में बात करते हैं, लॉजिक मेथड या डिफरेंस मेथड कैसे होता है। देखिए, अगर आपको 10 और 15 का आपको फाइंड करना है, क्या, अगर एचसीएफ फाइंड करना है, तो पहले दोनों का अंतर बताइए आप। अंतर का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना, यही क्या होता है, अंतर होता है। तो ध्यान से देखिए, अगर 15 में से 10 को हम घटाएंगे तो आएगा 5। घटाने पर जो संख्या आएगी, अगर वो दोनों संख्याओं को विभाजित कर रही है, देखिए 5 दूनी 10, 5 3 15, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। और आप कहेंगे कि अगर नहीं विभाजित कर पाई तो तब इसका आप गुणनखंड करेंगे, उसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, इसको भाग देंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता चलूँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको सब क्वेश्चन आएगा, आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, और हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब संख्याएं भिन्न में दी गई हों तब हम कैसे ज्ञात करेंगे महत्तम समापवर्तक, और इसी में हम लोग ज्ञात करेंगे कब करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। ये आपको भी देखना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य ये आपको देखना है कि जब भिन्न में दी गई हो तब हम कैसे देखेंगे। ध्यान से देखिए, अगर आपको जैसे 1/2 दिया है और यहाँ पर 3/4 मान लीजिए दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कि ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, सबको पता है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले क्या कहते हैं, हर कहते हैं। इसमें भी ऊपर वाला क्या है, अंश है, और नीचे वाला क्या है, हर है। इतना तो सबको पता है, बात समझ में आई। अगर आपको भिन्न वाली संख्याओं का लसा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, लसा ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि मान लीजिए कि आपके घर में मान लीजिए सेवई बन रहा है आपके घर में, और गरी मुनक्का में कमी पड़ गई, तो आपको मम्मी आपका पैसा दी और बोली कि जाइए 20 रुपये में गरी मुनक्का लेकर आइए।
तो आप जाएंगे तो पहले 20 रुपया आपके पास है तो पहले 20 रुपया गरीब न खा लेंगे ना कि उसमें 5 रुपया का बिस्कुट भी खा लेंगे। तो पहले जो आपको काम दिया गया है तो पहले वो करेंगे, यानी कि पहले 20 रुपया के जाएंगे गरीब मुनक्का लेकर आएंगे। तो यहाँ पर भी यहाँ से डायरेक्ट लसा ज्ञात करना हो तो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर जो काम करना हो उसे पहले करेंगे, यानी कि ऊपर हमें क्या करना है, लसा करना है। ऊपर क्या करना है, लसा। किसका लसा करना है, जो अंश दिए रहेंगे उनका क्या करना है, लसा ज्ञात करना है, यानी अंशों का लसा। अंशों का क्या करना पड़ेगा, लसा करना पड़ेगा हमें अंशों का। बटा के क्या करना पड़ेगा, जो हर में है, हर में है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, मसा, यानी जो हर में है उनका मसा क्या करना पड़ेगा, मसा किसका, हरों का। हरों का क्या करना पड़ेगा, मसा। अगर लसा ज्ञात करना है तो जो जो अंश में दिए हैं उनका लसा कर दीजिए, नीचे मसा कर दीजिए, सिंपल सी बात। अगर आप इनका मसा ज्ञात करना है, क्या करना है, मसा ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, मसा ज्ञात करना है, पहले जो काम कहे करने के लिए उसको ऊपर लिखिए, यानी कि अब हम क्या करेंगे, ऊपर मसा करेंगे। ऊपर क्या करेंगे हम लोग, मसा करेंगे किसका, अंशों का। अंशों क्या करेंगे, मसा करेंगे। और नीचे क्या करेंगे, हम नीचे क्या करेंगे, लसा करेंगे। नीचे किसका, हरों का, हरों का। ये आपको ध्यान देना है। लसा किसका करेंगे, अगर लसा पूछे तो ऊपर लसा नीचे मसा, अगर मसा पूछे तो ऊपर मसा नीचे लसा। अगर लसा पूछे तब क्या करेंगे बताइए, लसा करेंगे ऊपर ना, फिर मसा करेंगे। अगर आपको मसा पूछ दिया तो क्या करेंगे, पहले मसा नीचे लसा। ध्यान सुनिए, मसा ज्ञात करना हो ऊपर मसा नीचे लसा, मसा ज्ञात करना हो ऊपर मसा नीचे लसा। जो आपको ज्ञात करना है वही पहले करेंगे ऊपर, बाद में क्या करेंगे, नीचे करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसका हमें क्या करना है, लसा करना है। क्या करना है, लसा करना है 1/2 और 3/4 का। फिर से ले लेते हैं, 1/2 और 3/4 का मान लीजिए आपको लसा ज्ञात करना है। तो लसा का मतलब ऊपर लसा, यानी कि 1 और 3, ऊपर का क्या करना है, लसा, यानी 1 और 3 का क्या करना पड़ेगा, लसा ज्ञात करना पड़ेगा, लसा। और क्या करना पड़ेगा, 2 और 4, 2 और 4 का क्या करना पड़ेगा, मसा, यानी नीचे वाले 2 और 4 का क्या करना पड़ेगा, मसा। आप कहेंगे कि लसा पूछ रहा है तो मसा क्यों कर रहे हैं, तो भिन्न का यही नियम होता है कि अगर आपको लसा पूछे तो अंशों का लसा कर लीजिए, नीचे मसा कर लीजिए। दो ही काम है, लसा मसा। अगर लसा ऊपर किए तो नीचे मसा कर लीजिए, अगर ऊपर मसा किए तो नीचे लसा कर दीजिए, यही आपको करना है। अब देखिए 1 और 3 का लसा क्या होगा, 1 और 3 का लसा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या होगी, 3 भी भाग चला जाएगा, 1 का भी चला जाएगा। 2 और 4 का मसा क्या होगा, 2 और 4 का मसा कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ से क्या 3/2 इसका क्या हो गया, लसा हो गया इस क्वेश्चन का। अगर इसी क्वेश्चन का पूछ देता मसा फाइंड करने के लिए, मसा बताइए, तो हम क्या करते, मसा पूछ दिया तो देखिए ऊपर वाले का क्या करना है, पहले मसा पूछ दिया तो ऊपर वाले क्या करना पड़ेगा, मसा करना पड़ेगा, यानी 1 और 3 का मसा। तो 1 और 3 का मसा कितना हो गया, 1 हो गया। और क्या करना है, 2 और 4 का नीचे वाले क्या करना पड़ेगा, लसा, यानी 2 और 4 का लसा कितना होता है, 4 होता है। तो मसा कितना हो गया, 1/4 हो गया। और एचसीएफ से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं 6 और 8, पहली संख्या क्या लेते हैं, 6 लेते हैं, दूसरी संख्या क्या लेते हैं, 8 लेते हैं। अगर इसका मान लीजिए आपको मसा और लसा निकालना है तो दोनों का पहले, अगर दोनों निकालना हुआ तो सबसे पहले हम क्या कर दें, दोनों का अलग अलग का क्या करिए, गुणनखंड करिए। तो 6 का करेंगे तो 2 से करेंगे तो 3 बार में, 3 से करेंगे तो 1 बार में। फिर 8 का अगर हम करना चाहें तो 2 से करेंगे तो 2 बार, 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि पहले इन दोनों 6 और 8 का यदि हमें लसा पूछें तो कितना हो जाएगा, लसा कितना हो जाएगा इन दोनों का। सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है, यानी 2 ये कॉमन है ना, तो एक क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। उसके बाद जो बचेगा यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, इसका तो क्या हो गया 24, यानी लसा क्या होगा 24 हो गया। अगर इसी का हमें मसा ज्ञात करना हुआ तो मसा ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो मसा ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन हो वही क्या होता है मसा। इसमें भी 2 उसमें भी 2 है, और सब ये भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं है, जो कॉमन है बस वही का मतलब है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मसा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात समझिए, अगर हम यहाँ पर लसा
गुणे मसा करते हैं, यानी कि एक बार करके देखते हैं क्या होता है। अगर लसा गुणे मसा करते हैं तो क्या होता है, लसा मतलब 24 गुणे मसा 2 यानी कि कितना होता है 48, क्या होता है 48 होता है। और एक बात, जो हमने संख्या लिया था उसका भी गुणा करके देखते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करके हम देखेंगे तो पहली संख्या कितनी है 8 है, दूसरी संख्या 6, 8 6 कितना हो गया 48। ये तो बहुत कमाल की बात यहाँ से निकली कि यदि जो संख्या हमने लिया है अगर वो संख्या का गुणनफल हगी करेंगे, गुणा करेंगे, और जो उसका लसा मसा निकला है उसका गुणनफल करेंगे, दोनों आपस में बराबर है। बहुत बड़ी चीज़ निकल गई। क्या निकल गई सूत्र कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा, ये है संख्याओं का गुणनफल। क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा लसा एलसीएम गुणे मसा क्या है एचसीएफ। ये सूत्र यहाँ से निकला। इसका मतलब कि यदि किसी संख्या का लसा और मसा दिया है, लसा और मसा दिया है, अगर एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या ज्ञात कर लेंगे। यदि दो संख्याएं दी है, यदि एलसीएम पूछा है तो एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल मान लीजिए दिया है 36। यदि उस संख्या का अगर बोल दिया कि आपको एचसीएफ कितना है, एचसीएफ मान लीजिए 10 दे दिया, तो आपको उसका एलसीएम पूछ दिया तो आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हम लोग सूत्र एक बात जानते हैं, क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये होता है, चीज़ जानते हैं। अब यहाँ से पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या है दूसरी संख्या गुणा 36 दिया है बराबर एलसीएम फाइंड करना है हमें, एचसीएफ दे रखा है कितना 3, तो यहाँ से 36 और बटे के 3 यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा यल, तो 3 से काटेंगे तो 12, 12 3 36 यानी एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे, तो उसको आपको भी बहुत अच्छे से तरीके से देखना है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो आ जाता है तो आप उससे अपडेट नहीं हो पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो वीडियो बनाता हूँ और आपके पास सबसे पहले पहुँच सके और आप अच्छे से अच्छे एजुकेशन पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।